गुड मॉर्निंग। श्री श्याम महाविद्यालय बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सस्य विज्ञान और सस्य विज्ञान में हमने स्टार्टिंग में कुछ जनरल जानकारी ली थी सस्य विज्ञान के बारे में और उसके बाद में बीज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था। बीज के क्लासेस पढ़े थे, बीज के टाइप पढ़े हैं, बीज की डोरमेंसी पढ़ी है, बीज की वायबिलिटी पढ़ ली है। और अब जो टाइम है, आज का जो टॉपिक है वो पढ़ना है हमें मेथड्स ऑफ सोविंग, और यानी कि बुआई करने के तरीके क्या हैं। बुआई के तरीकों की अगर मैं बात करूं तो इसके बहुत से तरीके हैं, लेकिन हमने 3, 4, 5, 6, 7 तरीकों के बारे में सुना होगा। उन सभी को आज डिटेल में पढ़ेंगे। बुआई के तरीके कौन कौन से हैं या बुआई की विधियां कौन कौन सी हैं। तो बुआई की विधियां हैं, उनको हम मुख्यतः 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। पहला आता है, बुआई की विधियों को हम मुख्यतः 3 भागों में विभाजित करते हैं। आपका पहला तो है बुआई, दूसरा आता है आपका प्लांटिंग, हिंदी में भी प्लांटिंग ही बोलेंगे, और तीसरा आता है आपका दूसरा है प्लांटिंग, और तीसरा आता है आपका ट्रांसप्लांटिंग, या इसको हिंदी में बोलते हैं रोपण। इसको हिंदी में बोलेंगे रोपण। रोपण क्या होता है, ठीक है। अब देखो, बुआई करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है किस पर। बुआई करने के तरीकों का चुनाव हमारा करना जरूरी है। क्यों जरूरी है बुआई करने के तरीकों का चुनाव? कि जिससे हम आसानी से, सरलता से बीजों की बुआई कर सके, हमारी फसल है वो एक अच्छी वृद्धि कर सके, फसल के लिए सरलतम जो मेथड है वो यूज कर सके, और जो इफेक्टिव हो, जिससे उपज ज़्यादा प्राप्त की जा सके, इसके लिए बीजों का चुनाव बहुत ज़रूरी है। अगर बीजों का चुनाव जो बिजाई की बुआई की विधियां हैं उनका चुनाव सही तरीके से नहीं होगा तो कहीं पर पौधों में सूखापन ज़्यादा आ जाएगा, कहीं पर पौधों को ज़्यादा पानी मिल जाएगा, कहीं पर पौधों की वृद्धि कम होगी, कहीं पर वृद्धि ज़्यादा हो जाएगी, कहीं पर उर्वरक कम मिलेंगे, कहीं पर रोग ज़्यादा आ जाएंगे। तो इन सभी बातों के लिए हमें बुआई की विधियाँ पढ़ना जरूरी है, जानकारी होनी इनकी जरूरी है। इनमें से कुछ मेथड्स अभी हम इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इनका उद्देश्य क्या रहता है, या फिर उद्देश्य तो हमने देख लिया कि कारण क्या है, हम पढ़ते क्यों हैं इनको, लेकिन इसके अंदर ये किस बात पर डिपेंड करता है कि कौन इनमें से कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। सिंपल सी चीजें हैं। एक तो मृदा कौन सी है, मृदा पर निर्भर करेगा मृदा कौन सी है। दूसरी चीज है मौसम कैसा है। तीसरी चीज है फसल कैसी है। चौथी चीज है फसल की कौन सी किस्म बोई गई है। जलवायु कैसी है। सिंचाई की क्या सुविधाएं हैं। उर्वरक कितना प्रयोग करना चाहते हैं। तो इन सभी चीजों के कारण मृदा है, अगर रेतली मृदा है तो उनकी अंदर कौन सी बुआई की मेथड प्रयोग करेंगे, कौन सी विधि प्रयोग करेंगे। अगर ये मान लीजिए कि कठोर मृदा है, उस पर कौन सा विधि प्रयोग करेंगे। जलवायु कैसी है, ठंडी जलवायु है या गर्म जलवायु है। अगर गर्म जलवायु है तो पौधों, शुष्क जलवायु है तो पौधों का जो मात्रा है, जो बीजों की मात्रा है वो 10 से 15% बढ़ा देनी पड़ती है, क्योंकि उसमें बीज कम अंकुरित होते हैं। जलवायु कैसी है, गर्म है या शुष्क है, या ठंडी जलवायु है या आर्द्र जलवायु है, इन सभी पर निर्भर करता है बीजों की बुआई की विधि। उर्वरक कितने हैं, कैसे उर्वरक डालने हैं, और सिंचाई, पानी कितना उपलब्ध है हमारे पास, सिंचाई उपलब्ध है या नहीं, जो कृत्रिम रूप से हम पानी दे सकते हैं पौधों को, वो हमारे पास स्रोत है या नहीं है। उन सभी बातों पर निर्भर करता है सिंचाई की विधियां, ठीक है। हम जनरल जानकारी लेते हैं, इसके बाद में धीरे धीरे इस टॉपिक के अंदर जाएंगे। तो इस टॉपिक में रहता क्या है, सबसे पहले हमें ध्यान देना है बुआई। इसमें बीजों की बुआई की जाती है, बीज बोए जाते हैं। सीधा बुआई में सीधा बीजों की बुआई की जाती है। प्लांटिंग में पौधे का अन्य कोई भी वनस्पतिक भाग से
पौधे के अन्य कोई भी वनस्पतिक भाग से जो हम करते हैं उसको प्लांटिंग कहते हैं, बीज को छोड़कर। चाहे वह अदरक उगाना हो रहीजोम से, या शक्कर द्वारा केले का उगाना हो, या हम प्याज उत्पादन करते हैं बल्ब द्वारा, आलू लगाते हैं, ये सभी जो है फल लगाते हैं बहुत सी वनस्पतिक प्रवर्धन करके, तो ये सभी विधियां किस में आती है? प्लांटिंग में आती है। प्लांटिंग की परिभाषा सीधी सी देखेंगे, प्लांटिंग बीज को छोड़कर पौधे के बाकी वनस्पतिक भाग को उगाकर पौधा तैयार करने की विधि, एक निश्चित गहराई पर उस वनस्पतिक भागों को लगाकर पौधा तैयार करने की विधि को प्लांटिंग कहते हैं। सिंपल सी चीज है, इसमें और कुछ नहीं है, इतना ही याद रखना है बस। एग्जाम्पल मैंने बताए थे, जैसे आलू को लगाते हैं, या गन्ने को लगा देते हैं, या अदरक लगाते हैं, हल्दी लगाई जाती है, या फिर प्याज लगाए जाते हैं, या फिर आलू को लगाया जाता है। ये कुछ सामान्य एग्जाम्पल हैं इनके प्लांटिंग में। प्लांटिंग की परिभाषा भी यही है, एग्जाम्पल भी यही है, इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आगे आता है ट्रांसप्लांटिंग या रोपण। क्या होता है ट्रांसप्लांटिंग या रोपण? ट्रांसप्लांटिंग या रोपण में देखो, नर्सरी में पौधे उगाए जाते हैं और नर्सरी के बाद में पौधों को खेत में उगाया जाता है। नर्सरी में बीजों को उगाया, पौधे तैयार हुए और उनके बीच में अंतर बहुत कम होता है नर्सरी में, और फिर आपने क्या किया कि उन पौधों को जो मेन खेत है, मेन फील्ड है, उसमें एक निश्चित अंतराल पर जाकर के आपने लगा दिया। दूसरी चीज आती है, नर्सरी में कितनी देर रखना है भी पौधा, जितनी उस फसल की उम्र है जितनी उस फसल की उम्र है उसका 1/4 भाग। अगर 4 महीने की फसल है तो 1 महीने 25 से 30 दिन, अगर 8 महीने की फसल है तो आपको 50 से 60 दिन, अगर 10 साल की फसल है तो 1.5 से 2 साल नर्सरी में वो पौधा तैयार करना होगा। दूसरी बात है भी, ऐसा करते ही क्यों है, ट्रांसप्लांटिंग करते ही क्यों है, रोपण जरूरी क्यों है? रोपण जरूरी इसलिए है क्योंकि एक तो छोटी सी फील्ड होती है नर्सरी की और पूरे खेत की फील्ड है वो बहुत बड़ी हो जाती है। छोटी फील्ड के अंदर कीटों का नियंत्रण, उनको उर्वरक कम देना पड़ेगा, उनको कीटों को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं, उनको पानी कम देना पड़ेगा, उनकी देखभाल ज्यादा कर सकते हैं, उनको अच्छे से रखा जा सकता है, उनको अच्छी धूप अच्छी छाया दी जा सकती है उनके अनुसार, जैसा कि हम मुख्यतः धान की फसल में किया जाता है या मुख्यतः सब्जियों में किया जाता है, टमाटर है, मिर्च है। तो इन सभी फसलों में रोपण की विधियां अपनाई जाती है। कारण मैंने अभी आपको बता दिए कि रोपण की विधि अपनाई क्यों जाती है। हाँ, अभी अगर नर्सरी के अंदर आपने पौधा लगा दिया, इनके अलग अलग समय होते हैं फसल के अनुसार, फसल खरीफ की है, रबी की है या जायद की है, इसके अनुसार उनको नर्सरी में लगाया जाता है। एक इसका फायदा और रहता है, ये मान लीजिए कि पीछे वाली जो फसल है वो अभी तक कटी नहीं है और आपकी फसल लेट हो रही है, तो आप क्या काम करो, नर्सरी में वो पौधे लगा दो और जैसे ही फसल कटेगी, नर्सरी में वो पौधे डेवलप हो रहे हैं, अब उनको एक निश्चित अंतराल पर आप पौधों को खेत में लगा सकते हैं। तो ये रोपण विधि है, यानी कि नर्सरी में फसल के 1/4 जो समय है उसके लिए नर्सरी में पौधों को लगाया जाता है ताकि कीट, उर्वरक, सिंचाई आदि का ध्यान आसानी से रखा जा सके और उनको कुछ समय के बाद खेत में स्थानांतरित किया जाता है। मेन फील्ड है जो आपकी, उसमें स्थानांतरित किया जा सकता है। इसी विधि को क्या कह देते हैं, ट्रांसप्लांटिंग। यही इसके लाभ है। ज्यादातर जो फसलें पानी वाली होती हैं, जो फसलें धान है जैसे, उनको इसी विधि से तैयार किया जा सकता है। या कुछ फसलें ऐसी होती है, एक फायदा ये भी है, कुछ फसलें ऐसी होती है जिनका स्टार्टिंग में जो वृद्धि है ना वो धीरे होती है, जिनके बीज अंकुरित होते हैं ना वो धीरे अंकुरित होते हैं, तो उन फसलों के लिए ये काफी लाभदायक विधि है। तो ये जो सब कुछ अब तक बताया है इन दोनों विधियों में, ये लिख लेंगे, ये दोनों विधियां इतनी ही है। या फिर इसमें एक और आ जाती है, इसका एक टाइप है वेट प्लांटिंग, नम रोपण बोलते हैं उसको। नम रोपण या वेट प्लांटिंग,
इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, ये रेतली मृदा की ट्रांसप्लांटिंग होती है, रेतली मृदा की रोपण है ये, नम रोपण। रेतली मृदा में क्या काम करो, सिंचाई करके जो पौधे हैं उनको लगाया जाता है, उसी को नम ट्रांसप्लांटिंग बोल देते हैं, वेट ट्रांसप्लांटिंग बोल देते हैं। इतनी सी बात है बस। यानी कि रेतली मृदा है, राजस्थान के हो, पता है कि रेतली मृदा होती है। रेतली मृदा की पहले सिंचाई करनी पड़ेगी, उस पर जो पौधा है नर्सरी से आप लेकर आए हो उसको लगाना है, वो कहला जाते हैं नम रोपण या वेट ट्रांसप्लांटिंग। अब आते हैं मुख्य बात पर, बुआई। तो बुआई में आप क्या है, बुआई की दो विधियां हैं। छिड़काव विधि और दूसरी आती है आपकी पंक्ति विधि। ये आपको टेबल जो मैं बना रहा हूं, ये टेबल बनानी है और जैसे जैसे जो बताया है उसकी उनकी परिभाषाएं भी लिखनी है। परिभाषाएं पहले टेबल बनाएंगे, फिर वीडियो दोबारा देख करके इसको परिभाषाएं लिख लेंगे, पहले समझ लेंगे, बाद में ही लिखेंगे। छिड़काव विधि में क्या किया जाता है, फील्ड को तैयार किया जाता है अच्छी तरह से। फील्ड को तैयार किया आपने और तैयार करने के बाद में जैसे ही आपको देखते हैं कि फील्ड तैयार हो गई और उसके ऊपर बीज है उनका छिड़काव कर दिया जाता है सारे खेत में, और समान रूप से छिड़काव करने के बाद उनमें कोई भी हल चला दिया जाता है जिससे कि ये बीज है वो थोड़े मृदा के अंदर चले जाएं। ज्यादातर में क्या किया जाता है, ज्यादातर केसेस में जो छिड़काव विधि है वो अपना करके क्या किया जाता है, उस पर सिंचाई कर दी जाती है जिससे पौधे जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। हाँ, अब इसके फायदे क्या हैं, एक तो बहुत ही सरल मेथड है, कोई यंत्र की जरूरत नहीं है, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं होती। दूसरी चीज है कि इसमें ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता, बहुत पुरानी विधि पुरानी समय से चली आ रही है, उबड़ खाबड़ मृदाओं में उपयुक्त रहती है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती छिड़काव विधि अपनाने से। एक चीज और आती है, इसमें हानियां क्या होती है, पुरानी विधि है हानियां होंगी। हानियां क्या रहती है, हानियां यही रहती है कि एक तो जो बीजों का छिड़काव किया जाता है ना, अंतराल उनमें समान नहीं रहता, एक बीज कहीं है एक कहीं है, 2-3 बीज पास पास हो गए, फिर उनसे बहुत दूर एक बीज हो गया, इस प्रकार होता था छिड़काव विधि में। दूसरी चीज आती है कि ये पंक्ति में नहीं होते ना, इसलिए इनमें कोई निराई गुड़ाई निरंतर रूप से अच्छी तरह से नहीं कर सकते, कोई निराई गुड़ाई के लिए जो कृषि यंत्र प्रयोग होते हैं वो नहीं यूज कर सकते। तीसरी चीज आती है कि पानी की सही दक्षता का उपयोग नहीं होता, वाटर की एफिशिएंसी है वो कंप्लीटली यूज नहीं होती। आगे चीज आती है कि इनमें कुछ बीज तो ऊपर रह जाते हैं छिड़काव करते हैं तब, और कुछ बहुत नीचे चले जाते हैं। अगर कुछ बीज ऊपर रह गए तो उनको पक्षी चुन लेंगे, या पानी जब सिंचाई करते हो तो वो एक जगह पर इकट्ठे हो सकते हैं, ऐसा खतरा बना रहता है। दूसरी चीज आती है, अगर बहुत नीचे चले गए तो उनका अंकुरण नहीं होगा, अंकुरण होगा तो लेट होगा, उनकी वृद्धि नहीं होगी सही से। तो इस विधि की ये हानियां भी है। अगली चीज आती है कि इनमें उर्वरकों का सही इस्तेमाल नहीं होता, पौधे भी अलग अलग अंतराल पर हैं, उर्वरक आपने निरंतर रूप से डाल दिए हैं, या उर्वरक भी आपने छिड़काव विधि से डाले हैं तो उर्वरक कहीं कम होंगे, उर्वरक कहीं ज्यादा होंगे, ये समस्याएं इनमें देखने को मिलती है। आगे आती है पंक्ति विधि। पंक्ति विधि को फिर हम आगे विभाजित करते हैं। समतल खेत में मेड़ों पर, एक मिनट, समतल छिड़काव विधि, पंक्ति विधि और पंक्ति में समतल खेत पर, हाँ मेड़ों पर, सॉरी कुंडों में, और फिर लिख लेना मेड़ों पर, कुंडों में और फिर आता है मेड़ों पर। तो ये पंक्ति विधि क्या होती है देखो, और पंक्ति विधि के फायदे क्या हैं। पंक्ति विधि में पहले खेत तैयार किया जाता है, पंक्ति विधि में खेत तैयार किया, खेत तैयार करने के बाद में उसमें एक निश्चित पंक्ति पर एक लाइन में क्या है बीजों को बोया जाता है, पंक्ति विधि कहलाती है।
इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे क्या होता है इसमें। लेकिन इसके लाभ क्या है पंक्ति विधि के? पंक्ति विधि के लाभ ये रहते हैं कि इसमें कृषि क्रियाएं आसानी से हो सकती है। दो पंक्तियों के बीच में जो गैप होता है वहां पर खरपतवार नियंत्रण आसानी से हो सकता है। निराई गुड़ाई कृषि यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। लाइन में पानी है वो आसानी से चल सकता है जब आप सिंचाई दे रहे हैं। उसी के साथ साथ उर्वरकों का सही प्रयोग हो सकता है। सिंचाई की दक्षता ज्यादा होगी और जो पौधों की संख्या है वो निश्चित होगी। छिड़काव विधि की तुलना में पंक्ति विधि में कम बीजों की मात्रा प्रयोग करनी पड़ती है, यानी कि इसके फायदे हैं। अच्छी विधि है, प्रयोग होती है सामान्य तौर पर, और इससे फसल की उपज है वो भी प्रभावित होती है, वो भी बढ़ती है पंक्ति विधि में। अब पंक्ति विधि में करते क्या है? पंक्ति विधि में एक काम करते हैं कि पहले के समय की बात करते हैं तो क्या होता था कि खेत को समतल बना लिया। पहला ये पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो खेत को समतल बना लिया। जैसे ही आपने खेत को समतल बनाया, आप उस पर क्या काम करते हैं कि एक सीधी लाइन में हल चलाया जाता है। सीधी लाइन में हल चलाया जाता है, उसके पीछे एक आदमी इंसान और रहता है, वो उस जो हल चलाया है, जो आपकी कुंड बनी है उसमें बीज डालता रहता है एक निश्चित अंतराल पर, एक निश्चित दूरी पर, और उसके ऊपर से एक पाटा चलता है जो बीजों को धकेल देता है, जिससे बीजों पर मृदा गिर जाती है और नमी बनी रहती है बीज के आसपास। और जो बीज डालता है वो इंसान एक तो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी फसल में कितनी दूर इस्तेमाल करनी है। उसके बाद में थोड़ा सा डेवलप हुआ और हल के साथ ही एक पाइप बांध दी, नाई बोलते हैं उसको हिंदी में, एक पाइप बांध दी। तो अब वही इंसान क्या काम करेगा कि पशुपालन या ट्रैक्टर की सहायता से वो हल चला रहा है और साथ के साथ जो नाई है, जो पाइप बांधी है, उसमें बीज डाल रहा है एक निश्चित अंतराल पर। तो इस तरीके से इस विधि को डेवलप कर लिया गया। समतल खेत में मुख्यतः इस प्रकार से ऐसे हल चलते रहते हैं और यहाँ पर साथ के साथ बीज डाला जाता है। दूसरी चीज आती है, एक आर पार विधि रहती है, इसी का भाग है। आर पार विधि में क्या करते हैं, इसमें तो इस प्रकार कर दिया, और आर पार विधि में जिन फसलों में थोड़ी घनता की आवश्यकता होती है या पौधों की अधिक संख्या की आवश्यकता होती है, उनको इस प्रकार से बुआई और कर देते हैं, यानी उनको 90 डिग्री के एंगल पर दोबारा उनकी बुआई कर देते हैं। पहले इस प्रकार बुआई की, फिर इस प्रकार बुआई की। मुख्यतः देखो गेहूं का घनता, गेहूं में पौधे ज़्यादा होते हैं तो उसी में प्रयोग ज़्यादा होती है। गेहूं की लगभग 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इससे उपज बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये विधि है आपकी समतल खेत विधि। उसके बाद आता है कुंडों में। कुंडों में क्या होता है कि एक मेड़े बनाई जाती है। इस प्रकार आप देख लेंगे कि ये एक डोली बनाई गई, मेड़ बनाई गई, और यहाँ पर नाली बन गई, ये नाली है। यहाँ पर फिर एक मेड़ बनाई गई, यहाँ पर फिर एक मेड़ बनाई गई, और ये आपका जो है खेत है। यहाँ पर ये बीच में है, ये नाली है, ये नाली है। इन मेड़ों के अंदर, कुंडों में, इनको बोल देते हैं कुंड। जो नालियां है ना, इनको कुंड बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पौधे लगा दिए जाते हैं। इस विधि के 2 फायदे बहुत जबरदस्त हैं। इस विधि के फायदे क्या है? एक तो जहां पर जिस फसल में पानी की अधिक आवश्यकता होती है ना, वो इसी विधि से लगानी चाहिए। जैसे गन्ना है, गन्ने में तकरीबन 2000 से 2500 mm पानी की आवश्यकता होती है प्रति वर्ष। एक फसल में 2000 से 2500 mm, एक वर्ष की फसल होती है गन्ना, और 2000 से 2500 mm पानी की आवश्यकता होती है। तो कुंड विधि में उपयुक्त रहता है, और इसी विधि से गन्ने की रोपाई भी की जाती है। तो एग्जाम्पल गन्ने की रोपाई देख सकते हैं। और दूसरा फायदा क्या है इसमें, यहां से आप पानी डाल सकते हैं और पानी की बचत होगी। एक तो इन जो मेड़े बनाई हैं इनमें पानी व्यर्थ नहीं होगा, और पानी खड़ा रखना है तो खड़ा भी रह सकता है। तीसरी एक व्यवस्था यह रहती है कि अगर पानी ज्यादा हो जाए तो यहाँ से पानी निकासी की व्यवस्था भी यहाँ पर हो जाती है। एक फायदा और रहता है कि अगर इनकी जड़ें निकलने का डर नहीं होता, जिन फसलों में गिरने का डर रहता है, उन फसलों को इसी विधि से लगाना चाहिए। कुंड में इस विधि द्वारा लगाया जाता है, गन्ना इसी विधि से रोपाई की जाती है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम मेड़ों पर। मेड़ों पर यानी कि यहां पर जैसे ही आपने मेड़ों के बीच में या कुंडों में जो फसल लगाई है, वो तो है
मेड़ों के अंदर और कुंड के अंदर, और यहाँ पर मेड़ है वहाँ पर फसल लगाते हैं। जिस प्रकार हम आलू की रोपाई नहीं कर सकते, जिस प्रकार आलू की रोपाई करते हैं उसी प्रकार इनकी भी रोपाई की जाती है। इनकी रोपाई की जाती है तो इसके फायदे क्या होते हैं? एक तो इनको हवा और प्रकाश आसानी से मिल सकता है क्योंकि मेड़ों के ऊपर बने होते हैं। दूसरी चीज होती है कि इनमें जो पानी मिलता है ना, तो इन मेड़ों के जड़ों को ही मिल जाता है सीधा, और इनमें तना गलन रोग आने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि पानी इनको नहीं छू पाता। इस विधि के ये फायदे हैं। एक तो लाइट मिलेगी सीधा, एक हवा सीधा मिलेगी, और दूसरी चीज ये आती है कि यहाँ पर इनमें जड़ों को पानी टच नहीं करता, तने को पानी टच नहीं करता। आलू की बुआई इसी विधि से की जाती है ना, आलू। अब अगर इसको आगे 3 भागों में और विभाजित कर दिया गया, इसको आगे 3 भागों में और विभाजित कर दिया गया, एक तो सामान्य मेड़ों पर, एक बहुसमतल बड़ी मेड़ें, बड़ी समतल मेड़ें, और एक आता है इसमें FIR भी बोलते हैं इसको, ऊंचाई वाली मेड़ें। सामान्य मेड़ों पर भी क्या होता है, देखो सिंपल चीज है। यहां पर सामान्य मेड़ों पर में आता है कि यहां पर जो विधि अभी बताई थी ना, वो सामान्य मेड़ों पर। अब क्या काम करो, बड़ी समतल मेड़े, यानी कि नालियां इसमें पतली होगी, मेड़ इस तरीके से बनाई जाएगी, समतल ये मेड़ बन गई, यहाँ पर ये नाली बन गई, और फिर यहाँ पर ये मेड़ बन गई। समतल बड़ी मेड़ें बनाई जाती है और यहाँ पर फसलों को बुआई की जाती है। इस प्रकार से ये बीच में ये नालियाँ बनाई गई है। यहाँ पर ये आता है बड़ी समतल मेड़ें। जो समतल मेड़ें हैं, पहले था सामान्य मेड़ों में जो मेड़ें हैं वो तिरछी इस प्रकार से बनाई जाती थी, इस प्रकार सामान्य में इस प्रकार बनाई जाती है, बड़ी समतल मेड़ों में इस प्रकार बनाई जाती है। ऊंचाई वाली मेड़ें थोड़ी सी ऊंचाई पर, मेड़ों की ऊंचाई है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर दी जाती है, तो ये मेड़ों पर लगाए जाते हैं। इस प्रकार ये मेड़ों वाली विधि है। मेड़ों के अंदर लगाना है, या यूं बोल दीजिए कुंड के अंदर लगाना है, तो गन्ने की रोपाई की जाती है, आपको सामान्य पता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं समतल खेत में। समतल खेत में भी हमने देखा है किस प्रकार से बुआई करते हैं कि एक इंसान है वो हल चला रहा है, दूसरा इंसान है वो उसके अंदर बीज डाल रहा है और उसके पीछे पाटा लगा दिया जाता है। तो एक तो आती है देसी हल के पीछे, देसी हल के पीछे अभी बता चुके हैं। दूसरा आता है इसका डिबलिंग बोलते हैं, या फिर देसी हल के पीछे, और दूसरा है डिबलिंग या दबाना भी बोल देते हैं। हिंदी में भी डिबलिंग लिखा जाता है, या वैसे दबाना लिख सकते हैं, दबाना बोल सकते हैं। और तीसरा आता है इसमें सीड ड्रिल, हिंदी में भी बीज ड्रिल बोलेंगे। ड्रिल हिंदी में लिख देता हूं, ये लीजिए बीज ड्रिल। तो देसी हल के पीछे
यानी कि हमने अभी बताया था, हम अभी बात की थी कि एक इंसान है वो चल रहा है, हल से एक पंक्ति बना रहा है और उस कुंड बना रहा है, और उस कुंड में एक एक्सपीरियंस वाला आदमी है, वो निश्चित दूरी पर है, बीज डालता रहता है, एक निश्चित जो डेप्थ होती है उस पर बीज डालता रहता है, और उसके ऊपर पाटा चला दिया जाता है जिससे बीजों को उपयुक्त नमी रहती है। और उसके बाद में हमने क्रॉस वाले मेथड की भी बात की थी, आर पार बुआई विधि बोल देते हैं, इसी के अंदर आता है। उसके बाद आता है डिबलिंग। डिबलिंग में क्या होता है कि एक डिबलर बनाया जाता है, एक डिबलर नाम का यंत्र बनाया जाता है। कई तो हाथों से भी प्रयोग करते हैं, जिन बीजों को ज़्यादा गहराई पर नहीं बोया जाता उनको हाथों से लगा दिया जाता है। इस प्रकार एक समतल खेत बना हुआ है या फिर मेड़े बनी हुई है या फिर समतल खेत, दोनों में यह विधि प्रयोग की जा सकती है। अब अगर इस पर बीज लगाना है तो हाथ से क्या काम करो, अगर ज़्यादा गहराई नहीं रखनी बीज की तो हाथ से ही उसको एक छोटा सा गड्ढा बनाया जाता है, उसके अंदर बीज रख दिया जाता है और फिर उसके ऊपर मृदा डाल दी जाती है, इसी प्रकार एक निश्चित अंतराल पर। और फिर अगर समतल खेत में या मेड़ों पर में डिबलर का प्रयोग करना है, जो एक यंत्र है डिबलिंग विधि का, डिबलर का प्रयोग करना है तो आपको क्या करना है कि एक डिबलर इस प्रकार का यंत्र होता है, ये इसके हैंडल होते हैं, इस प्रकार का एक यंत्र रहता है, इस पर 10-10 सेंटीमीटर पर 3 राडें लगी होती है, 3 छड़ें लगी होती है। वो क्या है, इसको जो खुदाई करने में मदद करते हैं, जो गड्ढा है जिसमें बीज डालना है उसमें मदद करते हैं। इन 10-10 सेंटीमीटर के अंतराल से हमें पता लगता रहेगा कि कितनी गहराई करनी है। बीज का हमें पहले से निश्चित होता है कि कितनी गहराई करनी है और हम इससे पता लगाते रहेंगे कि कितनी गहराई करनी है। दूसरी चीज, इसका एक फायदा और होता है, ये इस प्रकार होते हैं और इनकी भी जो दूरी है वो एक निश्चित होती है, इनकी दूरी निश्चित अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग की जाती है, यानी कि जहाँ पर अलग अलग फसलें बोई जाएगी वहाँ पर अलग अलग प्रकार की दूरी पर बोई जाएगी और इसकी दूरी भी व्यय करती है। ये निशान है, ये यहाँ पर एक इस प्रकार का निशान डाल देता है और यही निशान बताएगा आपको कि अगला जो गड्ढा है वो कहाँ पर करना है। यानी कि सामान्यतः ये विधि है कि एक डिबलर द्वारा, डिबलर एक यंत्र है, डिबलर द्वारा गड्ढा करना है और गड्ढा करके उसमें बीज डाल देना है और उसके ऊपर मृदा डाल देनी है, डिबलिंग विधि कहलाती है। उसके बाद आता है सीड ड्रिल। एक तो होता है सामान्य सीड ड्रिल और एक होता है सामान्य सीड ड्रिल बोलते हैं, बीज ड्रिल बोल देते हैं, और दूसरा आता है सीड कम फर्टिलाइजर। सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल ये बोल देते हैं। इसमें क्या है कि ट्रैक्टर के पीछे यंत्र है एक बुआई करने का। इसमें क्या है कि एक टैंक बना होता है पीछे, एक छोटी टंकी बनी होती है जिसमें बीजों को डाला जाता है और 3, 4, 5, 6 हल बने हुए होते हैं और उन हल उस डिब्बे में क्या किया जाता है, बीजों को डाल दिया जाता है और एक निश्चित अमाउंट फिक्स होता है उसका कि कितना बीज डालना है। इसमें एडजस्टमेंट होती है सीड प्लांटर के थ्रू, तो उसमें अगर बीज डाल दिया जाता है और फिर जैसे जैसे ट्रैक्टर मूव करता है वैसे वैसे उसके अंदर पंक्तियों में बीज गिरते रहते हैं और इस मशीन के पीछे क्या है, एक पाटा भी लगा होता है जिससे क्या है जो पंक्तियों हैं उन पर मृदा गिरती रहे ताकि बीजों को नमी पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे। सामान्य चीज रहती है, आजकल बहुत प्रचलित है। दूसरा आता है सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। इसमें क्या होता है, सीड ड्रिल में इस प्रकार एक डिब्बा बना होता है और यहाँ पर डाल दिया और यहाँ से इस प्रकार हल निकले होते हैं इसके नीचे और इसका प्रयोग कर लिया जाता है। वहीं सीड कम फर्टिलाइजर में क्या होता है, अगर बीजों के साथ मिक्स करना है, बीजों के साथ मिक्स करके फर्टिलाइजर या उर्वरक को बोना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई फसलों में ये किया जाता है कि उर्वरक की बुआई साथ वाली पंक्ति में करनी है और बीज की पंक्ति उसके साथ वाली बुआई में करनी है, तो आपका क्या किया जाता है कि 2 इस प्रकार के डिब्बे बने होते हैं।
अगर एक में साथ में बुआई करनी है तो एक वाला इफेक्टिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें फर्टिलाइजर और बीज दोनों को मिला दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर 2 करना है तो आपको क्या करना है, दो इस प्रकार से क्या करना है, जो डिब्बे हैं आपके बने होते हैं, 2 इस प्रकार के डिब्बे बने होते हैं, एक में आप फर्टिलाइजर डाल लेंगे, दूसरे में बीज डाल लेंगे। इन दोनों के साथ क्या रहता है, हल अटैच रहता है। पहले में आपने फर्टिलाइजर डाल लिया, दूसरे में सीड डाल लिया, तो यहाँ पर इनके साथ नीचे हल अटैच रहते हैं और उनके साथ पाइप अटैच रहती है, जिससे फर्टिलाइजर और सीड दोनों गिरते रहते हैं और इनका एडजस्टमेंट भी किया जा सकता है कि कितना बीज डालना है, कौन सी फसल का डालना है, 1 एकड़ में या 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है, उसका सीड प्लांटर के साथ, सीड प्लांटर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उनका बीज है या उर्वरक कितनी मात्रा में डालनी है, ये चीज़ें आप फिक्स कर सकते हो। तो अभी आपने ये बुआई की सारी विधियाँ पूरी कर ली हैं। पहले तो हमने बताया था कि बुआई की विधियां क्या है, इसको करने का उद्देश्य क्या है, बुआई की विधियां पढ़ने का उद्देश्य क्या है, बुआई की विधियां गलत क्यों नहीं करनी चाहिए ये पढ़ा था, और ये किस पर डिपेंड करता है, जैसा कि मृदा बताया था, मृदा में नमी कितनी है, मृदा का प्रकार क्या है, फसल कौन सी बोनी है, फसल की कौन सी किस्म बोनी है, या फिर आपको उपज के उसका मोटिव क्या है उसको उगाने का, कि चारे की फसल है या तेल की फसल है, या जो आप उपज लेना चाहते हैं वो नकदी फसलों के लिए है, ये इसका मोटिव पता होना चाहिए। उसके आधार पर दूसरी चीज़ आती है कि यहाँ पर उर्वरक कितने डालने हैं, सिंचाई की हमारे पास स्रोत है या नहीं है, इसके अनुसार हम क्या है बुआई की विधियों का चयन करते हैं। बुआई की 3 विधियाँ हैं, जिससे बुआई, प्लांटिंग और ट्रांसप्लांटिंग। प्लांटिंग बताया था कि बीज को छोड़कर पौधे के कोई भी भाग से अगर पौधा बनाना है तो बुआई प्लांटिंग कहलाता है। ट्रांसप्लांटिंग आप कुछ समय तक नर्सरी में बीजों को बोते हैं और कुछ समय के बाद, यानी कि जितनी फसल की उम्र है उससे 1/4 समय तक नर्सरी में रखते हैं और उसके बाद में आप खेत में लगा सकते हैं। इसके फायदे बताए थे, अलग बताए थे। नमरोपण यानी कि ट्रांसप्लांटिंग का ही एक भाग है, यानी कि जहां पर रेतली मृदा है वहां पर सिंचाई करके नर्सरी से लाए हुए पौधों को उगाना नमरोपण कहलाता है। बुआई बीज विधि में सीधा छिड़काव किया जाता है, इसमें पुरानी विधि है, बीजों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसमें बीजों की संख्या ज़्यादा डालनी पड़ती है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें उर्वरक की दक्षता या पानी की दक्षता, सिंचाई की दक्षता अधिक नहीं रहती है, अंतराल सही नहीं रहता है, तो इसमें परेशानियां आती हैं। इसके लिए आपने देखी पंक्ति विधि। पंक्ति विधि में आपने क्या पढ़ा था, पंक्ति विधि में देखा था कि पंक्तियों में उगाई जाती है। पंक्ति को फिर 3 भागों में विभाजित किया, समतल खेत विधि और कुंडों में और मेड़ों पर। कुंडों में आपने पढ़ा था कि मेड़े बना ली जाती है, उसके बीच में जो कुंड होती है वहां पर पौधे लगा दिए जाते हैं, इसके लिए जिन फसलों को जल धारण क्षमता अधिक होती है, जिन फसलों में जल अधिक चाहिए होता है, उन फसलों के लिए कुंडों में लगाया जाता है। जिन फसलों को मेड़ों पर लगाया जाता है उनमें वायु और प्रकाश ज़्यादा मिलता है, और मेड़ों पर इनमें जड़ गलन या तना गलन रोग नहीं आता। क्यों? क्योंकि इनमें डायरेक्ट पानी जड़ों को मिल जाता है, तने को टच वगैरह नहीं करता है। समतल खेत में आपने देखा था कि भूमि को समतल कर लिया जाता है, उसके बाद में पहले के समय में ये होता था कि पशु द्वारा, कोई भी पशु द्वारा आप क्या करते हो, एक पंक्ति में कुंड बना लिए जाते हैं, उस पंक्ति में बीज को डाला जाता है और उसके बाद में पीछे से एक व्यक्ति उस पंक्ति में बीज को डालता रहता है। उस व्यक्ति का एक्सपीरियंस अधिक होना चाहिए ताकि एक निश्चित गहराई पर और एक निश्चित अंतराल पर वो बीज डालने में सक्षम हो। उसके बाद में पढ़ा था डिबलिंग विधि। डिबलिंग विधि में आपको बीजों को चोपना होता है, गड्ढा बनाना होता है, उसमें बीज को डालना है, ऊपर से मृदा डाल देनी है। डिबलर के बारे में बताया था कि इसमें 3.10 सेंटीमीटर पर बने होते हैं और एक बड़ा होता है जो ये बता देता है कि अगला बीज कितनी दूरी पर डालना है। ये वेरी करता रहता है, फसल के अनुसार चेंज होता रहता है। सीड ड्रिल यानी कि पंक्ति में लगाने की वो विधि जो ट्रैक्टर के पीछे मशीन द्वारा, सीड ड्रिल एक मशीन का नाम है, ट्रैक्टर के पीछे लगाई जाती है और उसके बाद में उससे बीजों को
बीजों को खेत में डाला जाता है। सीड कम फर्टिलाइजर, इसमें साथ में फर्टिलाइजर या उर्वरक भी साथ में डाल सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक बुआई की विधि। आगे इसके बारे में बुआई की डेप्थ है, किस समय पर करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में। या आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। और आप लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी या आप समझ रहे हैं या नहीं। दूसरा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले ज़रूर बता दें। थैंक यू।